नमस्कार बच्चों। आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज IAS एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, देखिए मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ। देखता हूँ आप लोग उसको देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा कि वो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रागैतिहासिक संस्कृति, प्रागैतिहासिक काल। जहाँ तक है पूरा पाषाण काल, जो सबसे पहला जो देखिए यहाँ बोर्ड पे पाषाण काल के रूप में हमने टॉपिक दिया है। उसमें सब उसको हम जलवायु परिवर्तन के आधार पर और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर, जो खुदाई से हमें चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर 3 भागों में उसको बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब देखिए पहला जो है पूरा पाषाण काल, उसको भी हम 3 भागों में रखते हैं। 3 भाग में रखने के पीछे तर्क ये है कि थोड़े थोड़े परिवर्तन उसमें हुए हैं। वो काल जो था हिम युग का काल था, अति नूतन काल था। उस समय कई जगहों पे तो मानव का अस्तित्व भी नहीं था। तो पाषाण उपकरणों से हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इतिहास लेखन हुआ और उसी आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। निम्न पूरा पाषाण काल ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 50,000 ईसा पूर्व तक की घटना है। इस बीच जितनी भी घटनाएं हुई उन सबको निम्न पूरा पाषाण काल में रख दिया गया। फिर ये सब काल को लेकर के थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि ये कोई लिखित इतिहास नहीं है। किसी किसी किताबों में अलग अलग है ये, लेकिन एक सामान्य तौर से आप मान लीजिए कि 5 लाख वर्ष से लेकर के और 50,000 वर्ष पूर्व तक की घटना जो है उसको आप निम्न पूरा पाषाण काल में रख सकते हैं। मध्य पाषाण काल जो है, काल का पहले भी हमने आप लोग को बताया था। मध्य को आप 50 से 40 के बीच में रख सकते हैं और उसको आप 50 से यहाँ 10,000 वर्ष तक रख सकते हैं। और फिर जो है 10,000 से आप उच्च पूरा पाषाण काल को रख सकते हैं 8,000 तक। आगे आकर के मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, किसी किसी जगहों पे 10,000 से लेकर के 8,000 तक मध्य पाषाण काल कहा जाता है और 8,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल कहा जाता है। कहीं कहीं नवपाषाण का काल 1800-1500 ईसा पूर्व तक भी है, क्योंकि उस जगहों पे सभ्यता नहीं विकसित हुई थी। तो खैर ये कोई विषय नहीं है। मूल विषय है कि आप निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में कैसे अलग करेंगे। उसको समय को लेकर के उतना ये नहीं है जितना कि वहाँ मिली हुई चीज़ें और किन जगहों पर मिली है, इसका ये है। और सवाल भी उन्हीं से पूछा जाता है। मैं थोड़ा विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि ये मूल चीज़ है क्या। तो आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, देखिए ये काल जो था हिम युग का काल था, अति नूतन काल था। इसमें पहाड़ों से जो नदियाँ निकली और पत्थर जो टूट टूट करके और शेप में आए, उन पत्थरों के अवशेष से अधिकांश जानकारी इसमें प्राप्त होती है। भारत में सोहन घाटी का जो क्षेत्र है, सोहन घाटी क्षेत्र, तुंगभद्रा का क्षेत्र, नर्मदा का क्षेत्र जो है, उन जगहों पे हमें पूरा पाषाण काल का, निम्न पूरा पाषाण काल का अवशेष मिलता है। अगर मानव का अस्तित्व को लेकर के देखा जाए तो भारत में लगभग 3 लाख वर्ष से 2 लाख वर्ष के बीच में मानव का अस्तित्व का ये मिलता है। सोहन घाटी, किसी किसी किताबों में आप सोहन घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो इसलिए कि वो एक खास भौगोलिक एरिया में फैला हुआ था। आपको बता दें सोहन घाटी जो है वो सिंधु की एक सहायक नदी है। अब देखिए आजकल प्रश्न क्लिष्ट कर दिया गया है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सोहन घाटी, भाई सोहन घाटी है क्या, भाई कहाँ है सोहन नदी। तो ये जो सोहन नदी है वो सिंधु की एक सहायक नदी है, वर्तमान पाकिस्तान में बहती है। तो सोहन घाटी में आपको तीनों ही काल का, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में आपको जगह वहाँ सभ्यता विकसित मिलती है। तो उसमें है कि तीनों में जो अलग डिफरेंसेज हैं, जो अलग अलग स्वरूप है, उसी के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। और जहाँ भी मिला, जैसे सोहन घाटी है, नर्मदा घाटी है, उन सब जगहों पर तीनों ही काल का ये मिलता है। कुछ तो आपको मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का भी अवशेष मिलता है, तो वो वहाँ के औजारों से, पाषाण उपकरणों से अलग किया जा सकता है।
पहले निम्न पूरा पाषाण काल पर यह करें। उस समय का जो काल था बहुत ही ठंडा ये था, तो जलवायु ज़्यादा ठंडा होने के कारण उतना विकास नहीं हुआ था, मानव का उतना ये नहीं था, और जो भी मानव अगर थे भी तो वो अभी जंगली यायावारी थे, उनका कोई निश्चित स्थान वगैरह नहीं था। लेकिन उन जिन क्षेत्रों में उनका अवशेष मिला है उनके बारे में बताया गया। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पहला हम लोग खत्म किए, दूसरा है मध्य पाषाण काल। अब इसमें जो उपकरण मिला है वो बोर्ड पे देखिए, ब्लेड, स्टोन, जेस्पर, चर्ट नामक जो पत्थर है उसी से निर्मित करते थे। फलक, पॉइंट, खुरचने, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, सबलंबाकार, बेधनी और सुआ। अब देखिए त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार या इन सब चीजों का आकार यानी आकृति का एक शेप देना लोग जान गया। आज जैसे हम लोग चतुर्भुज और त्रिभुज पढ़ते हैं तो इन सब चीजों का उनको ज्ञान हो गया कि चतुर्भुजाकार क्या होता है, त्रिभुजाकार क्या होता है। बाद के दिनों में आप पढ़ेंगे कि कैसे हवन कुंड और ये सब मिला है बाद के कालों में। तो एक तरह से उनके पूर्वज ये सब चीज से धीरे धीरे परिचित होते आए थे। समलंबाकार, बेधनी और सुआ मिला है। ये जो चीजें मिली है वो आपको तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सोहन घाटी, बेलन घाटी और तुंगभद्रा, इन सभी जगहों पर मिली है। अब देखिए भीमबेटका के गुफा का चर्चा हुआ, मिर्जापुर में आपको ये बेलन घाटी का चर्चा हुआ, या गुफर कलाल आप जम्मू कश्मीर में सुनते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में बहुत सारा जगह का खुदाई हुआ। उन सब जगहों पर ये सब साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर इनका ये किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ कि मनुष्य जो है वो पशु चारक भी हो गया और पशु पालक भी हो गया। देखिए अभी तक यायावारी ऐसे घूमने वाला था, जंगलों में रहने वाला था, गुफाओं में रहना सीखा था, अब वो पशु चारक हो गया, यानी अस्थायी रूप से वो रहने लगा। तब तो पशु चराने लगा, फिर पशुपालक भी हो गया, गाय वगैरह ये सब पालतू बनाने का परंपरा प्रारंभ हो गया, पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। कृषि कार्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कृषि कार्य का जो उल्लेख है वो नव पाषाण काल में आकर के ज्यादा मिलता है। कुछ यदा कदा जहां तहां मिला है साक्ष्य, लेकिन पूर्णतः नहीं है। जैसे इलाहाबाद के नजदीक में कुलढिवा में खुदाई हुआ है तो वहाँ 7000 वर्ष ईसा पूर्व में आपको चावल का साक्ष्य मिला है। इसी तरह से और कई जगह मिला है, लेकिन स्पष्ट साक्ष्य वो नव पाषाण काल में मिलता है। इसीलिए इसका जो काल है ये माना जाता है 10,000 से 8,000 के बीच। और जिन किताबों में इसमें आपको 10,000 से लेकर 4,000 तक पढ़ा देते हैं तो उनमें सब आविष्कार इसी में हो गया, लेकिन वास्तव में यह परिवर्तन उस समय का नहीं है। मध्य पाषाण काल में आपको कृषि का ये नहीं मिलता है, लेकिन पशुपालन और पशुचारण का साक्ष्य मिलता है। मनुष्य पशुपालन करना प्रारंभ किया, पशु चराने का ये कर लिया। खेती के बारे में अभी वो नहीं उतना सक्षम था, लेकिन बाकी जो मिला है साक्ष्य उससे ये पता चलता है कि उनको अनाज के बारे में जानकारी था, लेकिन नियमित रूप से खेती के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। ये लोग अब औजारों को तराशने लगे, उसको नुकीला बनाने लगे, धारदार बनाने लगे, कुल्हाड़ी, कुदाल ये सब बनाने लगे, उनको एक आकार देने लगे। भारत में लगभग पूरे भारत में इस तरह का ये मिला है। आपको झारखंड इसमें हम नहीं डाले हैं इसलिए कि बिहार कहने का मतलब प्राचीन काल में झारखंड और बिहार एक ही में था। तो सिंहभूम के पहाड़ी इलाकों पे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं इसका। इलाहाबाद में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, मिर्जापुर में साक्ष्य मिलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, बेलन घाटी और ये सोहन घाटी, इन सब का जिक्र हम किए ही। इन सब जगहों पर इसका साक्ष्य मिलता है। कुछ चीज़ों को लिखना जरूरी लगा, इसलिए बोर्ड पे उनका हम आप लोग बोर्ड पे अवलोकन कीजिए। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल। अब उनका जो मुख्य औजार था कुल्हाड़ी था, बिदारनी था। कुल्हाड़ी इस तरह का था कि उनका पत्थर का बना हुआ था, अग्रभाग थोड़ा चिकना किया हुआ था। अब ये जो औजार ये बनाते थे पत्थरों के अग्रभाग को घिस करके बनाते थे। उसके बाद ये जो जगह मिला उसको भी कुछ डाल दिए, जैसे सोहन घाटी, यहाँ संक्षेप में है सोहन लिखा हुआ है केवल, सोहन घाटी में है, कश्मीर में मिला है, थार के मरुस्थल में वो क्षेत्र मिला है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी है, और आपको भीमबेटका की गुफा जो भोपाल के पास है उसमें आपको
इन सब जगहों के अवशेष मिले हैं। दूसरा मध्यपुरा पाषाण काल, इस समय के जो औजार थे फलक, बेधनी, छेदनी, छेदनी यानी छेद करने वाला, बेधनी वो भी हो गया सुआ की तरह एक मान लीजिए, और खुरचनी जो खुरपी जैसा ये था, सब पत्थरों को तराश कर बनाया जाता था। पत्थरों के ऊपरी परत को छील करके और तब वो बनाते थे, उसको नुकीला करते थे। इसका भी स्थल आपको सोहन घाटी, नर्मदा, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में ये मिला है। फिर है उच्च पुरा पाषाण काल। तो पहले इन दोनों के बारे में जान लीजिए कि उस समय का जो समाज था, खास करके निम्न पुरा पाषाण काल का, उस समय वो जंगली थे, उनको कुछ भी पता उस तरह का नहीं था। दूसरे काल में आकर के कुछ खाद्य इकट्ठा करने वाले हो गए, वो खाद्य संग्राहक बन गए। वो कहीं गुफाओं वगैरह में रहने का भी धीरे धीरे सीख लिए, कुछ इकट्ठा करने लगे भोजन सामग्री। लेकिन तीसरा काल जो था उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें फलक, तक्षणी, तीर, कमान, भाला का भी आविष्कार हो गया इनका, यानी ये थोड़ा विकसित काल हो गया। इस समय चित्रकारी विकसित हो गया और उन चित्रकारी के माध्यम से ही हम लोगों को पता चलता है कि इस समय क्या होता था। अब देखिए भीमबेटका की जो गुफा है वो 10,000 साल से पहले की उसमें चित्रकारी है, बहुत सारी, कुछ बाद की भी है। तो भीमबेटका में जो चित्रकारी मिला है उसी से हमको पता चलता है कि वे लोग तीर कमान चलाना जानते थे, भाला चलाना जानते थे। उनका चित्रकारी है, गाय, बैल, भैंस, आपको हिरण, बाघ, शेर, इनका पीछा करते हुए, और जानवर पीछा कर रहे हैं मनुष्यों का, उनका माने जानवरों को द्वारा भगाए जाने पर अपने भाग रहे हैं उनका चित्रण है, अपने जानवरों को खदेड़ रहे हैं उनका चित्रण है, भाला चलाते हुए चित्रण है। तो इससे पता चलता है कि वे कला में भी निपुण हो गए थे, और आप उच्च पुरा पाषाण काल में आते आते उनको क्या कहिएगा, उनको एक तरह से ज्ञानी मानव का आविर्भाव होने लगा था। तब तो उनको ये सब चीज समझ में आ गया। ऐसे भी 40,000 के आसपास का, 50,000 के आसपास का घटना है। आप इतिहास के अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं कि 40,000 वर्ष पूर्व होमस एस्पियन यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। तो जो चित्र बना सकता है, चित्रों के माध्यम से ये बता सकता है कि पशुओं को दौड़ते हुए खदेड़ा जा रहा है या पशु खदेड़ रहे हैं, ऐसा चित्रण, या कहीं बाहर गए हैं तो वो अपना चित्रण किए हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं, इस तरह का उसमें चित्र मिलता है और वो बड़ा ही आधुनिक ढंग का लगता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो ज्ञानी मानव थे और उनको समझ था इन सब चीज़ों का। तो इससे ये भी पता चलता है, उसमें कुत्ते का चित्र है, बिल्ली का चित्र है, और कुत्ते का चित्र ऐसा है जैसे लगता है कि वो स्वामी भाव, मनुष्य उसका स्वामी हो, यानी पालतू बनाने का जो ये है, यहाँ प्रमाण मिलता है कि कुत्तों को वो लोग पालतू बना लिए थे। तो उच्च पुरा पाषाण काल में आते आते भीमबेटका के गुफाओं से हमें पता चलता है कि वो उनमें समझ आ गई थी और धीरे धीरे वे खाद्य संग्राहक बन गए थे। अब पहाड़ के कंदराओं में रहने लगे थे और खाद्य संग्राहक बन गए थे। चलिए अब आगे हम लोग अगला ये पे चर्चा करते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में लोग शवों को दफनाने जलाने की क्रिया से भी परिचित हो चुके थे, यानी अब धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों को समझ रहे थे। खैर चलिए उसका चर्चा विशेष रूप से हम लोग नवपाषाण काल में करेंगे। आते हैं नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल यानी कि उस समय के लिए औद्योगिक क्रांति, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ समाज में, बहुत डायनेमिक चेंज किए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन। आज के युग में जिस तरह से औद्योगिक क्रांति हम लोग देख रहे हैं, उस तरह का औद्योगिक क्रांति उस समय हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। अब आइए उसका अवलोकन करते हैं। नवपाषाण काल, देखिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ, व्यवस्थित जीवन हो गया। अब लोग एक जगह इकट्ठा रहने लगे, गांव बसने लगा, लोग एक निवास स्थान बना लिए और वहाँ पर लोग सामूहिक जीवन जीने लगे। उनका जीवन सामूहिक हो गया, गांव बस गया, लोग एक दूसरे से संबंध स्थापित होने लगा। अब जो औजार उनके थे उस पर पॉलिश करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, उस पर लेप लगाने लगे लोग। अब उनको पता हो गया कि अमुक जानवर को मारने के लिए इसमें जहरीला लेप लगाना है, इसमें मीठा लेप लगाना है, यानी अब औषधियों के बारे में भी जानकारी उनको होने लगा। पहिए का आविष्कार, देखिए पहिए का आविष्कार होने से क्या हुआ, चाक का आविष्कार होने से कि एक तो मृदभांड संस्कृति आ गई,
यानी कि मिट्टी का बर्तन बनने लगा। चाक का आविष्कार होने से जो आज के समय में कुम्हारकार हैं, तो उसी समय से उस समय अब मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ बनने लगा। यातायात उससे सुलभ हो गया। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो कहीं आना जाना सुलभ हो गया। अब लोग इससे अलग नदी घाटियों की ओर ये बढ़ने लगे जहाँ उनको पानी का सुविधा था। तो नवपाषाण काल परिवर्तन का काल था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन समय के लिए औद्योगिक क्रांति। चक्की पीसने, देखिए अब चक्की से वो लोग गेहूं या और अनाज को पीसने की क्रिया जान गए। हाशिए का आविष्कार, यानी काटने वाला जो हाशिए मैंने हंसुआ जो होता है उसका आविष्कार हो गया। वस्त्र निर्माण, अब सिला सिलाया वस्त्र लोग पहनने लगे, अब उनको वस्त्र के बारे में जानकारी हो गया। गृह निर्माण, घर बनाना जान गए। समाज, संपत्ति और अनुष्ठान, यानी समाज, हमने इसको संक्षिप्त रूप में केवल यहाँ डाला है। समाज यानी कि लोग समाज, अब एक दूसरे का जहाँ रहने लगे एक समाज बन गया। अनुष्ठान यानी पूजा पाठ के बारे में भी जान गए, वो प्रकृति के कुछ चीज़ों का पूजा पाठ करने लगे। अग्नि को रक्षक देवता के रूप में मानने लगे। अब उनको प्राकृतिक चीज़ों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में हो गया, वनस्पतियों के औषधियों के बारे में जानकारी हो गया। लेकिन वो लोग घटा का गरजना है, समुद्री हवाओं का आना है, उन सबको दैवीय प्रकोप मानते थे, क्योंकि उनके बारे में उनको अभी अनभिज्ञ थे, वो उतना नहीं समझते थे। मौसम के बारे में जानकारी हो गया था कि कब कौन सा फसल लगाना है, चूँकि खेती करना वो जान गए थे, और कौन सा फसल कब होता है ये उनको मालूम हो गया था। नवपाषाण काल में यानी कि मनुष्य का जीवन व्यवस्थित हो गया, वो अस्थायी रूप से निवास करने लगा और घर बनाने लगा। पशुपालन शुरू हो गया, पशुपालन तो पहले से ही हो गया था। अब वो मरनी जीनी मैंने अनुष्ठान करने लगे। कुछ पाषाण उपकरण मिले हैं जहाँ एक व्यक्ति अगर मर जाता था तो उनको ढक करके ऊपर से छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर रख देते थे। समाज में जितना प्रभुत्व वाला व्यक्ति होता था, जितना प्रभावशाली होता था, उतने उनके ऊपर पत्थर रखा हुआ रहता था। तो इससे वो पता चलता था। कुछ लोगों का जो है दाह संस्कार होता था, इस तरह से उनको ये मालूम हो गया। अब जो स्थान मिला है वो मिला है निहरगढ़ जो आज पाकिस्तान में है, गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में है, बुर्जुआ होम जो जम्मू कश्मीर में है, चिरांद जो बिहार में पड़ता है, ओल्डिहवा इलाहाबाद के पास है, पैंथरली जो आंध्र प्रदेश में है, और हुलूर कर्नाटक में पड़ता है। इन सब जगहों पे इसका खुदाई से ये हुआ है। अब पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी प्रयोग होने लगा और कुछ धातु का भी प्रयोग का संकेत मिलता है, जैसे तांबे वगैरह का भी प्रयोग का संकेत मिलता है। इस तरह ये ज्ञानी मानव जो हैं अब सभ्यता के अगले क्रम में चले आए, बहुत आगे निकल गए, और इनके साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पाषाण काल में तीनों कालों में क्या अंतर है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में कैसे परिवर्तन हुए, जो आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा। देखिए, एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये शैक्षणिक वीडियो है, और शैक्षणिक वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक इसके बारे में पूरा आपको पता नहीं चलेगा कौन से भाग में क्या है। तो आप लोग कृपा करके इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। और आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपके मन में कुछ ये है तो कमेंट भी कर सकते हैं उस पर, आगे हम उस पर ये करेंगे, सुधार करेंगे। एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि इन सब जगहों को चित्रों में बताना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है ये करने में, तो हम आपको मानचित्र अध्ययन अलग से, मान लिए 2-3 चैप्टर हो गया तो उसका मानचित्र अध्ययन एक बार अलग से करा देंगे, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे।